हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पीसीएस की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को मेरा नमस्कार है। दोस्त, हम लोग एडिटोरिया का सेट कर रहे हैं। उस सेट में 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने सारे लगभग क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। आज हमारा सेट 8 है। सेट 8 के टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। साथ ही आज कुछ 2-4 हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो हमको लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और साथ ही उसको यूपीएससी 2025 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 8 का पहला क्वेश्चन है, 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? तो ये हांगकांग को दिया गया। आप ये याद रखिएगा और इसके साथ याद रखिएगा कि फिजिक्स में किसको दिया गया, मेडिसिन में किसको दिया गया, अर्थशास्त्र में किसको दिया गया और शांति एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति के साथ एक इम्पोर्टेंट है आपका मेडिसिन। ये दो को याद रखिएगा क्योंकि मेडिसिन में जो दिया गया है वो दिया गया है विक्टर एल ब्रोश और मेरी एल वुकन को। ये किन चीज़ के लिए दिया गया है? इनको दिया गया है मैक्रो आरएनए के लिए, ना कि मैसेंजर आरएनए के लिए। ध्यान दीजिएगा, आरएनए के 3 पार्ट होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, इवन हम भी पढ़ाए हैं 12 में। तो वो होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। बट मेडिसिन के लिए जो दिया गया है वो एमआई मतलब माइक्रो आरएनए की बात की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और इन दोनों वैज्ञानिक का भी नाम याद रखिएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केमिस्ट्री अर्थशास्त्र का ये भी इम्पोर्टेंट है, बट उतना नहीं। फिजिक्स वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो है वो आजकल इस पे जो है न्यूरालिंक जैसे हो गया, आई दृष्टिबाधित के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करके, समझिए कंप्यूटर के माध्यम से आपके ब्रेन को लोग कंट्रोल करते हैं, या आपका कोई अंग खराब हो जाता है तो वो चिप लगा के पूरा फिर आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए फिजिक्स वाला याद रखिएगा, शांति वाला याद रखिएगा और मेडिसिन वाला याद रखिएगा और साहित्य। ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने साहित्य का देख ही लिया। दूसरा जो है वो हमने मेडिसिन का देख लिया, जिसमें मिला है आपका विक्टर एल ब्रोश और मेरी एबकुम को माइक्रो आरएनए के लिए। फिजिक्स में मिला है जॉफ हॉपफील्ड, जेफरी हिल्टन को आर्टिफिशियल न्यूरल लिंक नेटवर्क में जो मशीन लर्निंग कैटलॉग है उसके रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट है। शांति के लिए मिला है निहोन हिदांशमियो क्यों, एक संस्था है। यह संस्था एक्चुअली वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए के द्वारा जो न्यूक्लियर बम फेंका गया था, उनके बाद जो लोग बच गए थे उनके द्वारा एक संस्था बनाया गया था और इनका उद्देश्य भी वही है कि पूरे विश्व को परमाणु जो न्यूक्लियर वेपन है उससे ख़त्म करना। तो इसलिए इनको शांति का पुरस्कार मिला है और हांगकांग को साहित्य का मिला है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? हॉल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का जो है वह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ये रूस के कजान में है। एक्चुअली ये 17वां ब्रिक्स भी हो चुका है। अब हम लोग दोनों देख लेते हैं। दोनों में एक्चुअली रूस के कजान को भी देख लेते हैं, कुछ कारणों से वो भी इम्पोर्टेंट था, बट अभी 17वां ब्रिक्स का भी आयोजन हो चुका है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो 17वां ब्रिक्स आयोजन है इसमें हम देखेंगे कहाँ आयोजन किया गया, दूसरा थीम क्या था और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट रहा। फिर हम देखेंगे कजान वाला, फिर हम ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो पहला चलिए, आयोजन कहाँ किया गया? ये ब्राज़ील के रियो दी जेनेरो में किया गया 6 से 7 जुलाई के बीच। इसका थीम क्या था? इसका थीम था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो अभी आप जानते ही हैं कि जो वैश्विक दक्षिण देश कौन है, जो विकासशील देश है। तो इनका यही कहना है कि अगर आप अपने आप को लीड करना चाहते हैं तो सभी विकासशील देश को एक साथ आना होगा। इसलिए ब्रिक्स का थीम रखा गया है समावेशी होना चाहिए, टिकाऊ शासन अगर आप चाहते हैं तो दक्षिण के जो देश हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, यानी विकासशील देश को एक साथ आना पड़ेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नए ब्रिक्स के सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया एक्चुअली
यही आपको समझना था। इसको कजान में मंजूरी दिया गया था, बट यहाँ पे इसको आधिकारिक मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं याद रखना है। जो ब्रिक्स डिक्लेरेशन है उसको नहीं याद रखना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेंस में हम लोग पढ़ेंगे। 2025 कजान रसिया में ये हुआ था। कुछ कारणों से इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये BRICS+1 यानी ब्रिक्स में जो देश हैं उनके अलावा जिन देशों को शामिल किया गया है, जैसे इंडोनेशिया पहली बार इसमें भाग लिए थे, UAE भाग लिया था, मिस्र, इथोपिया जो इनके सदस्य देश बन चुके हैं, उनके बाद इसका पहला सम्मेलन था। इसमें तुर्की भी भाग लिया था और UN के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी भाग लिया था। तो इन कारणों से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रिक एक्चुअली सबसे पहले 2001 में बना था। गेल्डमैन स्नैक्स एक अर्थशास्त्री थे, उनके सुझाव पे। इसमें पहले जो है वो साउथ अफ्रीका नहीं था, इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था। बाद में 2009 में इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका चुनता है, फिर ये ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रिक्स, हाँ एक इम्पोर्टेंट था रशिया कजान में ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस मनाया जाएगा कब? 18 अगस्त को। BRICS+1 में देखिए 2024 में 3 देश जुड़े थे और 2025 में 1 देश जुड़े। याद रखिएगा ये, क्योंकि UPSC भी इस बार पूछा था BRICS+1 के बारे में। तो हो सकता है UPSC भी आपको BRICS+1 के बारे में पूछ दे कि BRICS+1 में कौन कौन देश है। तो ये जो 5 देश हैं उसके अलावा और 4 देश हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक है UAE, दूसरा है मिस्र, तीसरा है इथोपिया। ये 2024 में बने थे, UAE, मिस्र, इथोपिया, और 2025 में इंडोनेशिया बना है। अब ब्रिक्स का महत्व क्या है वैश्विक स्तर पर, यानी एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका क्या महत्व है? जनसंख्या का देखिए, टोटल वैश्विक जो जनसंख्या है उसका 45% अकेले ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है। पहला GDP में इसका योगदान जो है वो 37.3% है। और तेल उत्पादन जो कंट्री है उसका 4.9% यहाँ पे होता है। और टोटल व्यापार का 26% व्यापार जो है ब्रिक्स देश पूरे विश्व को करता है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें है कि अगला जो ब्रिक्स होगा 2026 का, उसका आयोजन भारत में होगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है जो हमने कहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये UPSC 2025 में पूछा गया है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2025 को। किनके द्वारा ये इसकी घोषणा की गई? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसमें देखिए आपको 5-6 पॉइंट याद रखना है। गठन कब किया गया? पहला। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तीसरा, इसके पहले जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? चौथा, सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? 5वां, बिहार में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहला गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2025 को। किनके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, पहला। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना में, निजामाबाद। अब याद रखिएगा कि मुख्यालय का उद्घाटन अमित शाह ने किया, बट जब गठन हुआ था तो इसकी घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। मुख्यालय का किसने किया था? अमित शाह ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री पल्ले रेड्डी। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला हल्दी का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दूसरा, तेलंगाना। और बिहार में हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो है आपका समस्तीपुर। तो ये याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन में से एक है। चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वेल्लेस रेखा क्या है, जिसका हाल में अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्लेस रेखा। ऐसे भी अगर आप देखिएगा द्वीप में सबसे अधिक अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपका इंडोनेशिया से होता है। तो ये इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है। ये एक्चुअली जैव भौगोलिक सीमा है, आप ध्यान दीजिएगा। अब ये जैव भौगोलिक सीमा है तो आपको पता होना चाहिए जैव भौगोलिक सीमा किन दो के बीच में, यह जो वेल्लेस रेखा है किन दो जैविक भौगोलिक के बीच में सीमा बनाता है। तो एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है एशिया के मध्य बनाता है, और ये अवस्थित कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो आपको इंडोनेशिया के जितने द्वीप हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा वेल्लेस लाइन क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं
वेलनेस जैसे हमने आपको बता ही दिया, एक काल्पनिक रेखा है जो इंडोनेशिया को दो अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित करता है। सीमा है तो ऑब्वियसली दो के बीच में ही सीमा होता है, तो यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के बीच में है। अगर इंडोनेशिया के द्वीपों को आप देखेंगे तो इसमें आ जाता है जावा, सुमात्रा, उसका आ जाता है आपका बोर्नियो। बोर्नियो जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड। सेकेंड कौन सा है आप लोग बताइएगा, ये पूछा हुआ है बीपीएससी। सुलावेशी इसका द्वीप है जो एस आकार का है। और अगर इन जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेशी को मिला दीजिए तो इसको कहा जाता है ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों हेतु E0 FIR शुरू किया गया? तो साइबर अपराध। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 2500 रुपये का इनाम देने हेतु राहवीर योजना। तो इसमें किस योजना के बारे में इम्पोर्टेंट है? आपको राहवीर योजना के बारे में आपको पढ़ना है। राहवीर योजना, तो इसमें पहला पॉइंट आपको क्या रखना है? राहवीर योजना किस चीज़ से संबंधित है? यह सड़क दुर्घटना से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, और इसमें ऐसे करने वाले व्यक्ति को कितना राशि दिया जाएगा? दूसरा पॉइंट 2500। और ये किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। तो बस ये याद रखिएगा, राहवीर योजना कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किस लिए शुरू किया है? ये शुरू किया है सड़क दुर्घटना से कोई व्यक्ति अगर रोड पे मर रहा होता, देखेंगे आजकल लोग वीडियो बना रहे होते हैं, तो लोगों में संवेदनशीलता लाने के लिए, और जो सड़क दुर्घटना से पीड़ित कोई व्यक्ति है वो किसी कारणों से अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है तो कम से कम 25,000 रुपया इनाम पाने के उसमें वो पहुंचा देता है कि एक व्यक्ति का जान बच जाए। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का क्या थीम है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसको हमने कई बार विस्तृत से पढ़ा दिया है। क्रिस्टी कोवेट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है? आपको इसमें क्या रखना है? क्रिस्टी कोवेट्री किसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ये किस खेल से संबंधित है? तैराक है। और किस देश से संबंधित है? जिम्बाब्वे से। आपको 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो पूछ देगा IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? क्रिस्टी कोवेट्री। दूसरा पूछ देगा क्रिस्टी कोवेट्री किस खेल से है? तैराक है। और चौथा उसमें क्वेश्चन पूछ देगा क्रिस्टी कोवेट्री किस देश की है? तो जिम्बाब्वे की है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को संभावित सूची, सबसे पहले आपको क्या पता चला जो संभावित सूची होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। इसमें टोटल एक्चुअली पूरे विश्व में 62 संभावित सूची जारी किया गया है, जिसमें भारत के 6 हैं। तो उस 6 का नाम आपको याद रहना चाहिए, जिसमें पहला है कांगेर घाटी जो छत्तीसगढ़ में है, मुदिमल मेगालिथिक मेनहिर 64 योगिनी मंदिर, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, आगरा का किला और कंचनजंगा नेशनल पार्क, इतने को शामिल किया गया है। बस इसमें इतना 6 को आपको याद रखना है किसके द्वारा संभावित सूची जारी किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं याद करना। भारत का पहला फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? सिएटल, अमेरिका। बस इसमें इतना ही ध्यान देना है। भारत का नौसेना, अब आपको देखिए भारतीय नौसेना किस जहाज को, अब आपको महाराष्ट्र के पर्यटन विकास, तो महाराष्ट्र के पर्यटन विकास निगम को किसने जो है वो जहाज सौंपा? तो भारतीय नौसेना ने एक्चुअली कर्नाटक में सौंपा। और इसका उद्देश्य है अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान यानी कोरल रीफ का विकास करना, ताकि इन्वायरमेंट का संरक्षण हो सके। तो जो जहाज सौंपा उस जहाज का नाम है एस गुलदार। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने सौंपा? भारतीय नौसेना ने। किसको सौंपा? महाराष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए। किस काम के लिए सौंपा? अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में उस जहाज को परिवर्तित करने के लिए। और उस जहाज का नाम क्या है? NS गुलदार। याद रखिएगा बस। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी उत्तराखंड PCS का एग्जाम हुआ था 2025 में, जून में ही हुआ था। उसमें पूछा था विश्व स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप स्थान किसने पाया है? तो ये उड़ीसा ने था। इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग पहला। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। क्या उद्देश्य है? भारतीय राज्यों के जो वित्तीय स्वास्थ्य है उस पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, इसमें इनमें जो है शीर्ष कौन है? उड़ीसा है।
इनमें स्टेटों को जो है कई पार्टों में बांटा गया है, 4 पार्टों में स्पेशली। परफॉर्मर सबसे पहला है टॉप अचीवर, दूसरा है फ्रंट रनर, तीसरा है परफॉर्मर, चौथा है एस्पिरेशनल। तो बिहार जो है वो परफॉर्मर स्टेट में है और इसका स्कोर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, सबसे पहले तो इसमें यही पूछता है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है? नीति आयोग। और इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है भारतीय राज्यों की जो वित्तीय स्वास्थ्य है उस पर ध्यान केंद्रित करना। शीर्ष किसका है? उड़ीसा का। इसमें स्टेट को 4 भागों में बांटा गया है। एक है टॉप अचीवर पहला, दूसरा है फ्रंट रनर, तीसरा है परफॉर्मर, चौथा है एस्पिरेशनल। बिहार जो है वो परफॉर्मर स्टेट में आता है। तो आप लोग एकदम से याद रखिएगा। अभी उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, उसमें ये पूछा था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। बस इसमें इतना है। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 118वां। तो हम लोग देख लेते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 टोटल कितने देश इसमें शामिल किए गए हैं? 147 देश। तो इसमें हम लोग 4 चीज़ देखेंगे, इवन 5 चीज़ देखेंगे। इसको जारी कौन करता है? शीर्ष स्थान किसका है? अंतिम किसका है? भारत का स्थान क्या है? और 5वां, भारत का स्थान पिछले साल की तुलना में क्या रहा? तो इसको जारी करता है 2 संस्था मिलके। एक यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पहला, और दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर है। गैलेप के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पहला, दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? फिनलैंड को। और फिनलैंड जो है लगातार 8वीं बार शीर्ष स्थान पे बना रहा। दूसरा जो है वो डेनमार्क है। सबसे दुखी खुशी नहीं विहीन जो देश है वो है अफगानिस्तान। भारत का स्थान 118वां मिला है। भारत पिछले बार की तुलना में बेहतर रहा है। इसका पिछले बार 126वां था, इस बार 118वां है। तो ये याद रखिएगा। और विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मियामी, फ्लोरिडा में। और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन है? हैप्पीनेस इंडेक्स देख लिए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हाँ हम भी टीबी को खत्म कर सकते हैं प्रतिविध निवेश उद्धार के द्वारा। तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 मार्च को मनाया जाता है। टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो इसका दवा चलता है वो किस तहत चलता है? डॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट के तहत चलता है। और एमडीआर टीबी और ये सब तो आप लोग जानते होंगे। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये है आपका विक्रम 32 और 32 दोनों में रहेगा। 01 और कल्पना 02 है, यहाँ पे गलत से लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों है विक्रम 01 और कल्पना 32। ये सेकेंड प्रोसेसर है और ये पहला प्रोसेसर है और बिल्कुल ये स्वदेश निर्मित है। और इसका उद्देश्य है जब आप प्रक्षेपित करते हैं तो जैसे बहुत एक्सट्रीम कोई वेदर कंडीशन हो जाता है तो उसमें जो सैटेलाइट होता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये जो मैक्रो प्रोसेसर है इसके माध्यम से रियल टाइम नेविगेट सही से कर पाएंगे जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है और कंट्रोल भी सही से कर पाएंगे। विक्रम जो है इसका सिर्फ यूज प्रक्षेपण में किया जाएगा, बट कल्पना है इसका मैक्रो मतलब इसका जो है मल्टीपल यूज है। तो याद रखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसको विकसित कौन किया है और ये किस उद्देश्य के लिए है। तो ये आप 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। इसको विकसित किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका नाम पूछ देगा, इसका नाम विक्रम 32 नाम ही है तो 32 बिट है, तो 32 बिट 01, 32 बिट 02, 32 बिट 01 जो है वो विक्रम है और 32 बिट 02 जो है वो कल्पना है। यहाँ गलती से 01 लिखा गया होगा, शायद 02 होगा वहाँ पे। मार्च 2025 में भारत के किस देश के साथ समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बनाइजेशन के बढ़ावा देने के लिए
एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तो सिंगापुर। बस यही याद रखिएगा कि समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन के लिए किन देशों के बीच LOU किया गया, MOU होगा शायद, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सिंगापुर के साथ किया गया। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पता नहीं हमको भी लगता है क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें पूछ रहा है कि 2023 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ना कि कोई खाड़ी देश है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति कंफ्यूज कर जाएगा कि लगेगा ये तो कोई खाड़ी देश है, बट कोई खाड़ी देश नहीं है, ये जो है वो USA है, ठीक है। इसमें दूसरा बोल रहा है कि भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात को प्राप्त हुआ, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो चलिए हम लोग पूरा ओवरऑल देख लेते हैं। ये पहला सही है और दूसरा गलत है। सबसे अधिक हम लोग USA से प्राप्त करते हैं, ना कि खाड़ी देश से। तो हम लोग पूरा रेमिटेंस के बारे में देख लेते हैं, ये कहाँ आता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा जो एक स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ करंट पढ़िए, बिल्कुल आपको ना कभी गलत करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एक्चुअली रेमिटेंसेस कहाँ आता है, एक्चुअली हम लोग रखते रहते हैं रेमिटेंसेस, लेकिन जब आप स्टैटिक पोर्शन को पढ़ के करेंगे तो आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें 3 चीज़ पढ़ते हैं, चालू खाता, पूंजीगत खाता और जो विदेशी रिजर्व होता है। जो रेमिटेंस, जो चालू खाता आता है उसमें रेमिटेंस जाता है, जो आता है नेट ट्रांसफर में। चालू खाते के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है जिसको आप विजिबल ट्रेड कहते हैं यानी वस्तु व्यापार, दूसरा होता है सेवा व्यापार, तीसरा होता है नेट ट्रांसफर। नेट ट्रांसफर में एक प्राइवेट नेट ट्रांसफर होता है, एक ऑफिशियल नेट ट्रांसफर होता है। जो प्राइवेट नेट ट्रांसफर होता है उसमें रेमिटेंसेज आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो रेमिटेंसेज है वो इस बार 129.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। सबसे अधिक जो प्राप्त करता है पूरे विश्व में वो भी भारत है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो वैश्विक हिस्सेदारी है भारत का, वो टोटल जितना लोग रेमिटेंसेस प्राप्त करता है उसका 14.3 अकेले भारत करता है। अगर पिछले वर्ष की तुलना में इस बार देखेंगे तो ये बढ़ा है। सबसे अधिक जो हम लोग रेमिटेंस प्राप्त करते हैं USA से सबसे अधिक, दूसरा UAE से, तीसरा UK से, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखेंगे कि पहले क्या ट्रेंड होता था, खाड़ी देश से अधिक रेमिटेंसेज आता था, बट अब जो ट्रेंड है वो विकसित देश से अधिक ट्रेंड आ रहा है। अब क्यों आ रहा है आप लोग बताइएगा, ठीक है। और ये जो है आपका सबसे अधिक जो स्टेट प्राप्त करता है उसमें पहला महाराष्ट्र है, दूसरा केरला है और तीसरा तमिलनाडु है। तो हमने क्या देखा, रेमिटेंसेज में सबसे अधिक किन देशों से हमको प्राप्त होता है, अमेरिका से। पूरे विश्व में भारत कैमरा स्थान पे रेमिटेंसेज प्राप्त करने में पहला, और भारत में पहला स्टेट कौन है, महाराष्ट्र है। तो ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा पूरा इकोनॉमिक सर्वे और जो मेरा स्टैटिक पोर्शन है मिला के मैं इसको बनाई हूँ। ये करंट वाला जो है इकोनॉमिक सर्वे और RBI का जो अभी रिपोर्ट आया है उससे। अमेरिका है पहला, दूसरा UAE है, तीसरा UK है, फोर्थ सऊदी अरब है जो हमको रेमिटेंसेस प्राप्त होता है। सबसे अधिक प्राप्त करता भारत है, सेकेंड जो है मैक्सिको है, थर्ड चाइना है। और भारत जो है टोटल वैश्विक का रेमिटेंसेस का 14.3% करता है। भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र रेमिटेंस प्राप्त करता है, सेकेंड केरला और थर्ड तमिलनाडु। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बस इतना ही याद रखना है। हिंदी लेखन विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किनको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। किस चीज के लिए मिला है, लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए मिला है, सही है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित होने वाले ये 12वें हिंदी के लेखक हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 12वां याद रखिएगा और पहला याद रखिएगा, और ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये याद रखिएगा। जितना मैं बता रही हूँ दोस्त, अगर इतना अच्छा से आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए करंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किस राज्य सरकार ने जल इकाई के संरक्षण के लिए जनगंगा संवर्धन शुरुआत की है, तो ये मध्य प्रदेश। मैं इससे पहले भी बताई थी, चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार कि इस तरह का योजना जो होता है ना, उसका उद्देश्य होता है
जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना पहला, और दूसरा जल स्रोतों को संरक्षण बनाना। तो इस तरह का कार्यक्रम देखिएगा, जो एक तो मध्य प्रदेश में आपने पढ़ लिया जल गंगा संवर्धन, राजस्थान में है इसी तरह का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, तो कंफ्यूज मत करिएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण होगा तो राजस्थान होगा, और जल गंगा संवर्धन यानी वंदे गंगा और जल गंगा, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, वंदे वंदे राजस्थान, जल 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 मतलब गंगा जल मतलब वो मध्य प्रदेश। और बिहार में देखिए इसी तरह का योजना है जिसको आप कहते हैं अपना प्यारा जल जीवन हरियाली बिहार, ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 10वीं कक्षा में, अब याद रखिएगा कई बार पूछ देता है कितनी कक्षा तक, तो ये 10वीं कक्षा तक है। रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो ये केरला है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज के लिए बस दोस्त इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। हाँ, मेरा अगर ये PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।